মৌনী অমাবস্যা। তো মহাকুম্ভে যদি এই মৌনী অমাবস্যায় পুণ্য স্নান করা যায় তাহলে পুণ্য হবে। এই জন্যই প্রচুর মানুষ দেশের এবং দেশের বাইরে নানা দেশ থেকে প্রচুর মানুষ তারা এসেছেন এবং এখনো পর্যন্ত উত্তরপ্রদেশ সরকার জানাচ্ছে প্রায় 10 কোটি ফুটফল হয়েছে, মানে 10 কোটি মানুষ এসেছেন। হুড়োহুড়ি, আর এই হুড়োহুড়ির মধ্যে ব্যারিকেড গেল ভেঙে, আর তাতে ঘটে গেল বিপর্যয়, পদপিষ্ট হওয়ার ঘটনা এবং তাতে 30 জন আহত, হাসপাতালে ভর্তি। কি হয়েছিল সেই সময় মহাকুম্ভে, ঠিক কি হয়েছিল সেই সময় ওখানে ছিলেন একজন, তার সঙ্গে আমরা কথা বলেছি, শুনুন কি বলছেন। हम लोग आए थे यहाँ पे नहाने के लिए और आते ही पहले तो वहाँ से पुलिस रोका नहीं किसी को गेट पे, गेट पूरा खुला हुआ था, सब लोग आए थे और उसके बाद यहाँ पे कितने बजे का वक्त था? 1:30 बजे का वक्त था। 1-1:30 बजे आप लोग भी किसी को ढूंढ रहे हैं? हाँ, दादी मेरी नहीं मिल रही है रात से ही, मेरा सारा सामान खो गया, पता नहीं कहाँ है। यहीं पर सो रहे थे आप लोग? नहीं, हम लोग आए थे, बैठे ही थे, अचानक से मतलब पहले आने वाला और जाना एक ही साथ, एक ही गेट से आते भी थे और एक ही गेट से जाते भी थे। ऐसे में थोड़ी ना होता, साइड साइड से लाते तब ना होता, ना ही वहाँ गेट बंद हुआ था। तुरंत में सब दादी उदी बेहोश, पता नहीं कहाँ चली गई, नहीं अभी तक कोई मिल ही नहीं रही है। सडनली बहुत ज्यादा भीड़ इसी घाट पे आ गई थी और उसके वजह से डाइवर्ट करने में जाने और आने वाले दोनों आपस में हो गए थे, उसी में धक्का मुक्की की वजह से। यही कहीं सो रहे थे आप? यही सो रहे थे, हम लोग स्नान करने के आए थे 12-12:15 बजे के आसपास, 1 बजे के पास की घटना है। पूरा रेला आया हुआ था, बहुत ज्यादा भीड़ थी, मॉब जो है बहुत ज्यादा आ गई थी और उधर से पब्लिक आने वाली और इधर से जाने वाली दोनों एक साथ बम्प हो गई। उसके बाद जो है कि ये हुआ कि कोई निकल नहीं पा रहा था, न इधर जा पा रहे थे न लोग उधर, एक दूसरे को धक्का देना स्टार्ट कर दिया और उसके बाद রাত প্রায় 1-1:30টার ঘটনা, ঠিক করে বলতেও পারছে না সময়, তার কারণ তারা সেই সময় কিছু হওয়ার কথা ভাবেনি তারা, কারণ তারা গত কয়েকদিন ধরেই দেখেছেন এবং এখানে প্রচুর মানুষ আসছেন, স্নান হচ্ছে, তার মাঝখানে হঠাৎ কীভাবে যে ব্যারিকেড ভেঙে গেল। আবার কেউ কেউ বলছেন যে তারা তাদের বাড়ির বয়স্কদের অনেককে খুঁজে পাচ্ছেন না। কি হয়েছিল, কিভাবে এই ঘটনা? आलोक जी, पहले तो ये जानना चाहेंगे कि हादसा हुआ कैसे? देखिए, हादसा हुआ कैसे, इस बात की जानकारी अभी प्रशासन की तरफ से नहीं आई है। अभी जो फौरी तौर पर जो बताया गया है एडीजी भानु भास्कर के द्वारा, वो ये बताया गया है कि बैरिकेडिंग के पास में एक शेड था जिस पर धक्का लगा और वो गिर गया, जिसके बाद जो है चूँकि जो वहाँ लोग होते हैं वो स्नान करने जा रहे होते हैं या फिर स्नान करके वो लौट रहे होते हैं, यानी कपड़ा चेंज करने की स्थिति में होते हैं, तो उस स्थिति में बात में थोड़ी सी भगदड़ हुई और ये घटना हो गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए हैं। तो अभी पूरी जांच के बाद इस बात को वो पुख्ता तौर पर बता पाएंगे कि आखिर क्या वजह रही, स्थिति क्या है अभी। मतलब जो लोग घायल हुए हैं उन लोगों के बारे में कुछ बता सकते हैं, जानकारी कुछ है कि अस्पताल में है, डॉक्टर क्या कह रहे हैं, कैसे है वो लोग? देखिए, जो अभी चूंकि रात 1:30 बजे से 2 बजे के बीच की घटना है, तो अभी की जो स्थिति है वो एकदम सामान्य है, बिल्कुल अच्छे से लोग स्नान कर रहे हैं। जो लोग घायल हुए थे उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उनको जो लोग गंभीर रूप से घायल हैं उनको हायर सेंटर पर रेफर किया गया है। इसके साथ ही कुछ मौतों की भी जानकारी हुई है, लेकिन एग्जैक्ट आंकड़ा अभी जारी नहीं हुआ है। अभी तक कोई पुष्टिकरण नहीं हुई होगी अभी तक उस मौतों की। आलोक जी, बने रहिए। आप बोल रहे थे कि एडीजी के बारे में, एडीजी बोल रहे थे कि हादसा कैसे हुआ था, वहाँ पे शेड था। आप बने रहिए हमारे साथ, আমরা একবার শুনে নেব পুলিশ কি বলছেন। आसपास के जिलों से, दूर के जिलों से भीड़ आई है। हम लोग पूरे रात शाम से ही सारे हमारे अधिकारी भीड़ नियंत्रण में लगे हुए हैं और इसमें जो है वो काफ़ी भरे हुए घाट, विभिन्न घाट चल रहे हैं और लोग सकुशल स्नान कर रहे हैं। देखिए, सुबह चूँकि काफ़ी भीड़ का प्रेशर था, तो इसलिए विभिन्न अखाड़ों ने हम लोगों से ये कहा था कि आप लोग अभी जनता के भीड़ प्रबंधन पे ध्यान दें और हम लोग बाद में स्नान पर विचार कर लेंगे। तो अब चूँकि भीड़ नियंत्रण में है, तो हम लोगों ने अपने जो तैयारी हैं वो पूरी कर ली है। अखाड़ा मार्ग हमारा रेडी है। आलोक जी, हम जानते हैं कि ये हमारे देश के लिए कितने गर्व का विषय है। ये खंड में ये जो जोग है, इस जोग में
10 करोड़ से ज़्यादा फुटफॉल है वहाँ पे। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है और योगी आदित्यनाथ जी ने भी कहा है कि ये हमारे गर्व का विषय है। तो सिक्योरिटी भी उतना ही तगड़ा है। रात को एक हादसा हुआ था, उसका 12 घंटा पार हो चुका है। अभी वहाँ का माहौल आपसे पूछना चाहेंगे। सिक्योरिटी और भी बढ़ा दिया गया है। कोई खौफ तो नहीं है किसी के अंदर जो लोग वहाँ पे शाही स्नान के लिए आए हैं। जी बिल्कुल खौफ नहीं है किसी के चेहरे पर, बिल्कुल भी मुझे मायूसी या खौफ नहीं दिखाई दिया। सब लोग जो स्नान करने आ रहे हैं बहुत प्रसन्न हैं और जो यहाँ व्यवस्थाएं की गई हैं उसकी बहुत तारीफ भी कर रहे हैं। पुलिस की व्यवस्था, जो प्रशासनिक व्यवस्था है, चाहे एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो या फिर सीआरपीएफ हो, सीआईएसएफ हो, बीएसएफ हो या रैपिड एक्शन फोर्स हो या उत्तर प्रदेश पुलिस हो, इनकी संख्या को दोगुना कर दिया गया है और सिक्योरिटी को बहुत इन्हांस और दुगना मतलब कर दिया गया है। एकदम चाक चौबंद व्यवस्था है, कोई समस्या की बात नहीं। और सबसे मजेदार बात यह है, अच्छी बात यह है कि किसी भी श्रद्धालु के चेहरे पर बिल्कुल भी खौफ नहीं है। सब लोग खुश हैं, आराम से स्नान करके आ रहे हैं और अपने घरों को जा रहे हैं। प्रशासन उनसे बस लगातार ये माइक से अपील कर रहा है कि वो जो है यहाँ रुके ना, स्नान करने के बाद तुरंत वापसी मार्ग से अपने गंतव्य की ओर वापस जाएं। और दूसरी बड़ी अपडेट ये है कि आलोक जी शुक्रिया। आगे का जानकारी आपसे लेंगे कि कैसे वहाँ पे शाही स्नान हो रहा है, कैसे वहाँ पे लोग एंजॉय कर रहे हैं, पुण्य के लिए गए हैं वहाँ पे, वो वहाँ पे सिक्योरिटी कैसे, आगे का जानकारी आपसे लेंगे। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री की बोचन सुनो। प्रयागराज महाकुंभ में लगभग 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु इस समय मौजूद है। रात्रि को 1 से 2 बजे के बीच में अखाड़ा मार्ग पर, जहां पे अखाड़ों के अमृत स्नान के दृश्य से बैरिकेड्स भी किए गए थे, तो बैरिकेड्स को फांद करके आने में कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें तत्काल हॉस्पिटल में पहुंचा करके उपचार आदि की व्यवस्था उनके लिए की गई है। मेरी अपील है पूरे प्रदेशवासियों से, पूरे देशवासियों से, अफवाह पर कोई ध्यान न दें, संयम से काम लें। लगभग 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में अस्थायी घाट बनाए गए हैं, उसमें कहीं भी वे स्नान कर सकते हैं। आवश्यक नहीं कि संगम नोच की तरफ ही आए। আর ঘরে বাইরে ইতিমধ্যেই চাপে ইউনূস সরকার। বাংলাদেশের তদারকি সরকারের বিরুদ্ধে রেল কর্মীদের ধর্মঘট, এ নিয়ে রাজশাহী স্টেশনে ভাঙচুর। অন্যদিকে মোহাম্মদ ইউনূসের আয়ের উৎস নিয়ে প্রশ্ন তুললেন শেখ হাসিনা। রেল স্টেশনে তুলকালাম, চেয়ার ভেঙে বিক্ষোভ, রীতিমতো তাণ্ডব। এই ছবি বাংলাদেশের রাজশাহী স্টেশনের। ঘটনার সূত্রপাত রেল কর্মীদের ধর্মঘট ঘিরে। পেনশন এবং মাইলেজ ভাতা বন্ধের প্রতিবাদে সোমবার রাত থেকে ধর্মঘটে সে দেশের রেল কর্মীরা। ফলে দেশ জুড়ে তৈরি হয় অচল অবস্থা। সেই ক্ষোভেই মঙ্গলবার সকালে রাজশাহী স্টেশনে যাত্রীদের তাণ্ডব। আমাদের যে মাইলেজ সুবিধাটা দেওয়া হচ্ছিল দীর্ঘ 160 বছর ধরে, এটা যৌক্তিকতা আছে বিধায় আসলো। বিগত ফ্যাসিস্ট সরকার সেটাকে যেভাবে গৃহীত করেছিল তার প্রতিবাদে দীর্ঘদিন ধরে আলোচনা চলছে। আপনারা জানেন, যদি দাবি না মানা হয় ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের আন্দোলন চলবে। আলোচনার মাধ্যমে রেল কর্মীদের সমস্যার সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন বাংলাদেশের অর্থ উপদেষ্টা। কিছু ছিল তাদের, কিছু কর্মচারীদের আমরা বেশ কয়েকদিন আগেই আমাদের তাদের যৌক্তিক যে সেগুলো আমরা দিয়েছি। তারপরে তারা কেন করেছে এটা তাদের ব্যাপার। ইউনূস সরকারের বিরুদ্ধে সরব রেল কর্মীরা, অর্থাৎ সরকারি কর্মীরা। স্বাভাবিকভাবেই বাংলাদেশের তদারকি সরকারের প্রধান মোহাম্মদ ইউনূসের উপর চাপ বাড়ছে। এরই মাঝে তার আয়ের উৎস নিয়ে প্রশ্ন তুললেন শেখ হাসিনা। বিশ্বব্যাপী তার খুব নামধাম, এত কিছু সে অর্জন করলো, এই রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব নিয়ে চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। তার ক্ষমতা লিপ্সাই না, তার অর্থ লিপ্সাটাও অনেক প্রবল। তার যে এত টাকা যা দেশে বিদেশে সে সমানে খরচ করছে, এই টাকাগুলি সে কোথায় পেল? গ্রামীণ ব্যাংকে চাকরি পায় ইউনূস 90 সালে। এমডি হিসেবে তার বেতন ছিল 6,000 টাকা। 2023 সালে ইউনূসের 3 ব্যাংকে যে টাকা, বিশেষ করে একটি ব্যাংক, সেখানে 118 কোটি 27 লক্ষ 76,300, এই 118 কোটি টাকা তিনি কোথায় পেলেন? কয়েকদিন আগে আর্থিক দুর্নীতি নিয়ে হাসিনার বিরুদ্ধে সরব হন ইউনূস। ব্যাংকের টাকা বিদেশে পাচারের অভিযোগ তোলেন।
Suddenly a new government emerges, build up the economy again, let the economic machine run, because this whole thing is stopped. And when you try to start the economic machine, you say that machine is completely destroyed because money laundered away from the country. Total amount estimated is about $17 billion. I think this should be recorded someplace, studied how governments can do that kind of plundering. The simple way they did it, you let the board of the bank resign. She puts her own people in the board and let her friends and relatives take away as much money as they want by giving them loans. On paper it's a loan. Actually, these loans will never expected to be paid back. So you are literally robbing the whole bank. Uprising of the students. মোহাম্মদ ইউনূসের এই মন্তব্যের পরেই জবাব দেন শেখ হাসিনা। অডিও বার্তায় তার বিরুদ্ধে সুর চড়ান। BFIU বাংলাদেশ ব্যাংকের যে তদন্ত কমিটি, সেই কমিটির হিসাব মতে 2001 থেকে 11 66 কোটি টাকা রেমিটেন্স আসে। হ্যাঁ, উনি বলবেন উনি লেকচার দিয়ে টাকা পেয়েছেন। উনি যে বিভিন্ন জায়গায় লেকচার দিতেন, এক লেকচারে কত টাকা করে পেতেন। হ্যাঁ, তার বাপের ব্যবসা, সেই ব্যবসা তারও ব্যবসা, সেখানে সে গ্রামীণ ব্যাংকের থেকে মোটা টাকা প্রায় 9 কোটি টাকার মতো তিনি ঋণ দিয়ে অন্য একটা ব্যাংকের যে ঋণ খেলাপি ছিল সেই টাকা শোধ করে, এবং যে টাকা ঋণ দিচ্ছে সে ঋণের টাকাও আবার উনি মাফ করে দেন। এইভাবে গ্রামীণ ব্যাংকের অর্থ 9-6 করে। নিউজ 18 বাংলা। Advising the students how to rebuild.